हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम पार्ट 2 देखेंगे किसका, जो 2016 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। प्रीवियस ईयर का पेपर जो एमपीपीएससी का पेपर है, एई का जो पेपर है जो 2016 में सिविल इंजीनियरिंग के लिए पूछा गया है, उसका हम पार्ट 2 आज कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है। सो लास्ट टाइम तक हमने क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देख लिए थे लास्ट टाइम तक हमने, और आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलो, तो 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, वो ये बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड, है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ अमोनियम आयन टू कन्वर्ट नाइट्रेट में, है ना। इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो देखो क्या होता है कि जब ये हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड हैं, तो इसको पहले समझने के लिए एक चीज़ ध्यान रखो। एक चीज़ ध्यान रखो इसको समझने के लिए पहले, कि जो अमोनिया होता है, NH3 जो होता है, ठीक है, ये अमोनिया पहले अमोनियम में बनता है ना। ये काय में जाता है, अमोनियम में जाता है बाय, ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, ये होता है अमोनिफिकेशन। ये जो प्रोसेस होती है यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस होती है, ये अमोनिफिकेशन कहलाती है, और इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ठीक है, कैसे, NH3 में प्लस H2 कर देते हैं तो हमको NH4 मिल जाता है। ठीक है, ये अमोनिफिकेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। उसके बाद ये जो अमोनियम बनता है, ये अमोनियम है, ये अमोनियम जो बनता है वो बनता है नाइट्राइट में बनता है, और उसके बाद नाइट्राइट में फिर ये नाइट्रेट में जाता है। ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये नाइट्रेट के बाद ये फिर कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में। ठीक है, तो जो नाइट्रेट से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है, ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है। ठीक, फिकेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, और इसको ही हम एक रिडक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं, रिडक्शन भी हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है कौन सी, जो नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाए, ठीक है, उसको हम नाइट्रोजन प्रोसेस बोलते हैं, या फिर डीनाइट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया यूज होता है इस प्रोसेस के अंदर, जो बैक्टीरिया यूज हो रहा है, उस बैक्टीरिया का नाम है पैरा डी नाइट्रिफिकेंट, पैरा डी नाइट्रिफिकेंट। ठीक, सबसे पहली बात तो आप यही समझ लो। उसके बाद देखो, आंसर तो बहुत इजी है, आंसर तो मैं बहुत इजीली बता दूंगा आपको, पर यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये नाइट्रोजन साइकिल है। ऑलराइट, अब उसके बाद देखो, जो अमोनियम से नाइट्राइट हुआ, है ना, नाइट्राइट से फिर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट से ये फिर काय में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले नाइट्राइट के लिए जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बैक्टीरिया रोल प्ले करता है, उसके बाद यहाँ पे नाइट्राइट से नाइट्रेट में जो बैक्टीरिया रोल प्ले करता है, वो कौन से होते हैं, वो होते। तो ये जो यहाँ पर बैक्टीरिया रहता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनस। ठीक है, ये बैक्टीरिया यहाँ पर रोल प्ले करता है। सिमिलरली जब हम नाइट्राइट से नाइट्रेट की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज होता है, इस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया काम करता है, उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। ऑलराइट, तो ये बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अमोनिया से नाइट्रेट तक बनने तक की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसको और क्लियर भी बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस। ठीक है ना, यहाँ पे जो डिनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन जो हो रहा है, ये यहाँ पर जो प्रोसेस बनती है उसको बोलते हैं हम एनएरोबिक प्रोसेस, एनएरोबिक प्रोसेस। ठीक, तो ये इजी कुछ काम की बातें हैं, बहुत ज़्यादा ही काम की बातें हैं मेरे ख्याल में, हमको याद होनी चाहिए। एमपीपीएससी क्या है कि एनवायरमेंटल के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन वो बना देता है। एनवायरमेंटल में आप देखोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, तो कैसे भी क्वेश्चंस बना देता है, कोई भरोसा ही नहीं है कैसा क्वेश्चन, मतलब जो सिलेबस में नहीं भी होगा ना, वैसे भी क्वेश्चंस वो दे रहा है। लास्ट 2 साल में तो मैंने देखा है ऐसा। ऑलराइट, तो ये काम की बातें थी। अब देखो, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो, अब क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कितना मोल रिक्वायर्ड है, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन के,
है ना। तो काय में अमोनियम से नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए, तो नाइट्रेट से अमोनियम में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है कि नाइट्रेट से जब हम अमोनियम में जाते हैं, नाइट्रेट की मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, ये NH4 से हमको अमोनियम में नाइट्रेट में जाना है, तो क्या होता है यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होता है, तो ही हम काय में पहुंच पाते हैं नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से उसके बाद फिर हम काय में पहुंच पाएंगे नाइट्रेट में। ठीक है, तो ये नाइट्रेट होता है हमारा। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस होती है। अब NH4 ये जो प्रोसेस, इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है 2NH2 प्लस प्लस 4O2, ये हमको क्या देता है, ये हमको देता है 2NO3। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन आयन देता है और इसके अलावा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीज़, ये IMP इक्वेशन है हमारी, है ना। अब यहाँ पर देखो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हमको ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड हैं, कितने बनने में, कितना नाइट्रेट बनने में, कितने नाइट्रेट के लिए। तो देखो 4 ऑक्सीजन के मोल्स हमको रिक्वायर्ड है, कितने मोल बन रहे हैं यहाँ पे नाइट्रेट के, 2। तो एक एक न, एक एक अगर हमको हमको सिर्फ 1 मोल का नाइट्रेट चाहिए, तो ऑक्सीजन के कितने मोल हमको रिक्वायर्ड रहेंगे, ऑक्सीजन के हमको रिक्वायर्ड रहेंगे 1 मोल, 2 मोल। ठीक है, कैसे, 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मोल निकल कर आ जाएंगे, 4, 1 मोल ऑफ NO2। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था इसका, तो हेंस आंसर इज 2। आंसर जो रहेगा इसका वो 2 रहेगा। ऑलराइट, चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू बिल्ड अ 30 टेम्पररी शेड्स इन 90 days एट ए प्राइस ऑफ ₹10,000 per unit. 22 days later, contractor has finished 8 shed with actual total cost of 85,000. What is the status of the project? बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो आप खुद भी बहुत इजीली कर सकते हो। वो बोल रहा है कि 90 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर जो हमारे 30 टेम्परेरी शेड्स हैं, ये हमें एक कॉन्ट्रैक्टर एग्री हो गया है इस पर काम करने के लिए, और पर यूनिट 10,000 रुपीज़ की है। लेकिन 22 दिन के बाद क्या बोल रहा है कि 8 शेड लग चुके हैं और कॉस्ट कितनी पड़ी है, कॉस्ट पड़ी है 85,000 रुपीज़। ठीक, तो अब यहीं से समझो, आप यहीं से बहुत इजीली समझ सकते हो, ये तो बहुत आसान है, यहीं से समझ सकते हैं हम। देखो क्या है कि 8 शेड लग चुके हैं, तो पर शेड कितना, 10,000 का है, तो 8 शेड लगने पे कितने लगते हैं, है ना, 80,000 रुपये। ठीक है, लेकिन उसने खर्च कितने कर दिए, 85,000, तो इसने ऑब्वियसली पैसे हमारे ज़्यादा खर्च कर दिए हैं। तो ठीक है, ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट ओवररन हो चुकी है। ठीक है, ये तो सही बात है, कॉस्ट ओवररन हो गई है। अब उसने लगाए कितने हैं, 8 शेड उसने लगा दिए हैं, कितने दिन में, 22 दिन में। तो और 30 दिन में 90 लगाने हैं, 30 दिन में 30 शेड लगाने हैं 90 दिन में, है ना। तो 3 दिन में कितने शेड लगेगा, 1 शेड लगेगा। ऑलराइट, तो 24 दिन में कितने शेड लग जाएंगे, 8 शेड 24 दिन में लग जाएंगे, है ना। 24 दिन में 8 शेड लगाने हैं, लेकिन उसने तो 22 दिन में ही 8 लगा दिए ना, 22 दिन में 8 लगा दिए। मतलब क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्ट टाइम, है ना, द प्रोजेक्ट इज टाइम अंडर रन, है ना। मतलब टाइम पर तो चल रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन कॉस्ट क्या हो गई है, ओवर रन हो गई है, क्योंकि जहाँ पे 80,000 लगने थे उसने 85,000 रुपये लगा दिए हैं। और जो टाइम है, मतलब टाइम के हिसाब से ये सही चल रहा है, क्योंकि उसने 24 दिन में 8 शेड लगाने थे, तो उसने 22 दिन में ही लगा दिए हैं। ऑलराइट, सो ये आंसर इसका सही है, ये वाला आंसर इसका सही है। चलो अब आगे देखो, फॉर ए कैचमेंट ऑफ एरिया, है ना, 120 किलोमीटर स्क्वायर, द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर आर फॉर ऑफ एन एस कर्व ऑब्टेन्ड बाय सबमिशन ऑफ 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, अब हमें इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज बताना है, तो इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम सबको पता है कि क्या होता है। इक्विलिब्रियम का डिस्चार्ज का फॉर्मूला किस केस में, एस कर्व के केस में इक्विलिब्रियम का डिस्चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू 2.78, ठीक है, A डिवाइडेड बाय T, ये इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो Q है वो काय में है, Q की जो यूनिट रहेगी वो रहेगी मीटर क्यूब पर सेकेंड में रहेगी, एरिया की यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में रहेगी, और T की यूनिट रहेगी R में। ऑलराइट, अब उसने जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में उसने बात करी है कि हमें एरिया दे दिया है 120 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज निकालना है, पर
मीटर क्यूब पर आर में निकालना है। ऑलराइट, और आर में हमको दे रखा है उसने 6, तो यहाँ पे बस वैल्यू रख दो सारी। 2.78 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 6, जो वैल्यू आएगी वो आएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड में। इस मीटर क्यूब पर सेकेंड को आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 3600 से। ऑलराइट, तो मल्टीप्लाइड बाय 3600 हम कर दें यहाँ पर, तो ये हमारा जो निकल कर आएगा वो मीटर क्यूब पर आर ही निकल कर आएगा। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आएगा। ये गया 6 से 600 इंटू 120, 600 इंटू 120 इंटू 2.78, यह आ रहा है 200160। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर आर। हेंस जो जो ठीक है आंसर, सिलेक्टेड ऑप्शन है वो सही है। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज विथ। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है k इज इक्वल टू रूट, सॉरी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ऑलराइट, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है जिसमें k क्या रहता है? k रहता है स्टीफनेस। ठीक है, और इक्विवेलेंट स्टिफनेस बोलेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। इक्विवेलेंट स्टिफनेस रहती है ये, मतलब अगर फ्लेक्चर भी हम इसको ले सकते हैं। ऑलराइट, कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा आया है अभी इस साल ही इंजीनियरिंग सर्विसेज में या फिर गेट में क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर ही। क्वेश्चन इन्होंने 2021 में इसी के ऊपर पूछ लिया कि फ्लेक्चरल स्टिफनेस इसको कंसिडर करा है। ओके, एम जो है, एम है मास इन केजी। ठीक है, मास इन केजी। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टिफनेस इन न्यूटन पर मीटर। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारी जो निकल करके आ जाएगी, यहाँ से हमारी ये वैल्यू निकलेगी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें देखो ओमेगा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो जैसे जैसे एम बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होगी और के बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो हेंस जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। क्या लिखा है उसने कि बोथ इंक्रीज इन स्टिफनेस ऑफ सिस्टम एंड डिक्रीज इन मास ऑफ द सिस्टम। ऑलराइट, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो एम कम होएगा और अगर और स्टिफनेस बढ़ेगी। ये इसका कहने का है। ऑलराइट, सो ये जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है यहाँ पे। द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीजेज विथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीजेज विथ, है ना। कैसे रिएक्शन टाइम बढ़ेगा ड्राइवर का? तो ऑब्वियसली स्पीड के साथ ड्राइवर का रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। क्या होता है कि जैसे हम अगर जब व्हीकल चलाते हैं तो जब वो बहुत फास्ट स्पीड पर होता है, व्हीकल जब फास्ट स्पीड पर होता है तो रिएक्शन टाइम हमारा इंक्रीज हो जाता है। ऑलराइट, और जब हम स्लो चलते हैं, आराम से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा रिएक्शन टाइम भी क्या रहता है? 1 मिनट। ठीक है, तो जो रिएक्शन टाइम रहता है वो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया आपको। देखो वो ये बोल रहा है कि हाँ, द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीजेज विथ, है ना। रिएक्शन टाइम कब बढ़ेगा ड्राइवर का? ऑब्वियसली जब स्पीड की व्हीकल की स्पीड कम रहेगी तभी रिएक्शन टाइम इसका इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब हम धीरे धीरे चलते हैं तो हम आराम से ब्रेक लगा सकते हैं, है ना, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, तो उस समय रिएक्शन टाइम हमारा बढ़ जाता है। लेकिन जब हमारी वेलोसिटी या स्पीड बहुत हाई रहती है तो ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर चलाना पड़ता है और उस समय हमारा रिएक्शन टाइम डिक्रीज हो जाता है। जब स्पीड में रहते हैं तो हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो हमारा रिएक्शन टाइम क्या हो जाता है? उस समय डिक्रीज हो जाता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे उसको डिक्रीज पढ़ लिया था, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ लोकल शेयर फेलियर ऑफ ए सॉइल। लोकल शेयर फेलियर बताना है उसको कि लोकल शेयर फेलियर से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। द फेलियर इज सडन विथ वेल डिफाइंड अल्टीमेट लोड, पहली बात, जो कि गलत है क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड फेलियर नहीं होता है, अभी हम देखेंगे। दिस फेलियर अकर इन हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, एकदम राइट है। ठीक है, फेलियर इज प्रेसिडेड बाय लार्ज सेटलमेंट, ये भी सही है, दोनों पॉइंट सही है। हेंस 2 and 3 इज करेक्ट ऑप्शन। देखो क्या होता है, इस चीज को समझो थोड़ा।
तीन प्रकार के फेलियर हमें पढ़ते हैं हम, ऑलराइट। हमारी इंजीनियरिंग में जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम, तो तीन प्रकार के फेलियर्स हम इसमें देखते हैं। जब मैं इसमें लोड सेटलमेंट कर्व बनाता हूँ, इस तरफ लोड है और इस तरफ सेटलमेंट है, ठीक है। ये सेटलमेंट की एक्सिस है जो कि वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर मैंने लोड बना दिया है। अब क्या होता है कि तीन प्रकार के हमें फेलियर देखने पड़ते हैं, पढ़ते हैं हम, ठीक। तो जो पहला फेलियर है, ये जो ग्राफ है, ये फर्स्ट फेलियर रहता है जनरल शेयर फेलियर। जनरल शेयर फेलियर ये फर्स्ट टाइप का फेलियर होता है। सेकेंड टाइप का जो है ये है लोकल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर। और जो थर्ड टाइप का है ये होता है पंचिंग फेलियर, पंचिंग शेयर फेलियर, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के हमें फेलियर पढ़ने पड़ते हैं। अब देखो, जनरल शेयर फेलियर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम ज़्यादातर डेंस एंड में या फिर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो लोकल शेयर फेलियर होते हैं, ये कॉम्प्रेसिबल सॉइल्स जो होती हैं या फिर लूज सैंड्स होती हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है ये वाला फेलियर। अब वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, वो ये बोल रहा है कि क्या हमें फेलियर सडन होता है विथ वेल डिफाइंड अल्टीमेट लोड? नहीं, इसमें अल्टीमेट लोड डिफाइन नहीं है, क्योंकि देखो ये जो कर्व है, इस कर्व में हम जो लोकल शेयर फेलियर का कर्व है, इस कर्व में हम नहीं बता सकते कि कहाँ पे इसका अल्टीमेट लोड है, ऑलराइट। पर सेटलमेंट बहुत तेजी से नीचे होता है। ये बात सही है कि एक बार फेल होने के बाद सेटलमेंट बहुत तेजी से होता है। लेकिन जब हम जनरल शेयर फेलियर के केस में देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक कट मिलता है, ठीक है। एक कर्व मिलता है हमें। कर्व में कट मतलब एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इससे ज़्यादा लोड, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा लोड वो फुटिंग नहीं ले पाएगी या सॉइल नहीं ले पाएगी, है ना। तो फिर ये जो पॉइंट इसमें जिसमें हमें क्लियर दिख रहा है, उस फेलियर को क्या बोल रहे हैं हम? जनरल शेयर फेलियर, जिसमें हमें एकदम क्लियर कट पता चलता है कि कहाँ पर ये सॉइल फेल हो रही है, ऑलराइट। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ी सी बात एक ये याद रख लो, जनरल शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर में क्या होता है कि इसके ऊपर हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ ले इस बार। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, जनरल शेयर फेलियर, ठीक है। और यहां मैं लिख रहा हूं लोकल शेयर फेलियर, ठीक। इसमें जो फाई की वैल्यू होती है वो मोर देन 36 होती है, 36 डिग्री से ज़्यादा होती है। इसमें जो फाई की वैल्यू होती है वो लेस देन 28 होती है। पहली बात तो ये हो गई। नेक्स्ट, जो एन क्या है? एसपीटी नंबर। एन की वैल्यू जो रहती है वो ग्रेटर देन 30 होती है। इसमें एसपीटी नंबर की वैल्यू जो रहती है वो लेस देन 15 रहती है, ठीक है। वॉइड रेशो लेस देन 0.55 होता है इसमें, और इसमें वॉइड रेशो जो रहता है वो ग्रेटर देन 0.7 होता है। ऐसे ही इसमें जो डेंसिटी इंडेक्स होता है ग्रेटर देन 70% होता है, और लोकल शेयर फेलियर में जो डेंसिटी इंडेक्स होता है वो लेस देन 35% होता है, ऑलराइट। और एक चीज़ और होती है जो मैंने अभी बता दी थी आपको, कि ये डेंस एंड में या फिर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले या फिर उसको स्टिफ क्ले भी बोलते हैं, उसमें देखा जाता है ये, ठीक है। ये फेलियर उसमें देखा जाता है और ये वेल डिफाइंड फेलियर होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि ये एकदम वेल डिफाइंड होता है। और लेकिन एक बार ये इसके अल्टीमेट पॉइंट के पहुंचने के बाद ये एकदम सडन फेलियर होता है, एकदम सडन से हो जाएगा, पता ही नहीं चलता है। जनरल शेयर फेलियर के मैं केस की बात कर रहा हूँ, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिख लो लूज सैंड, ठीक है। ये लिख लो इसमें कि ये लूज सैंड में देखा जाता है, और ये एकदम इसमें सडन फेलियर नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है, इसमें सेटलमेंट होता है ना। इसमें सडन फेलियर नहीं होता है। ये जो लोकल शेयर फेलियर का केस जो मैं बता रहा हूँ इसमें, हाँ, इसमें जो है ये सेटलमेंट हो रहा है, सडन फेलियर नहीं हो रहा है। और इस केस में क्या होता है, जनरल शेयर फेलियर के केस में क्या होता है कि सडन फेल होती है फुटिंग, ठीक है। ये एक बार यहाँ पहुंचने के बाद
फिर क्या होता है, फेल हो जाती है, एकदम से नीचे आता है कर्व, ठीक है, फेल हो जाता है ये। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, घुमा सकता है यार, और कुछ भी नहीं है। एक होता है पंचिंग शेयर फेलियर। पंचिंग शेयर फेलियर में क्या होता है कि पूरा सिंक हो जाता है, फाउंडेशन पूरा ऐसा का ऐसे ही नीचे चले जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंचिंग शेयर फेलियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द पर्ट एनालिसिस, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो, इन पर्ट एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन इट्स क्रिटिकल पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज करेक्ट। अब यहाँ पर बहुत सारे अजम्पशंस होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन वो तो हमें पता नहीं कि कौन कौन से 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जो इन्होंने टिक लगाया है वो है एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बट प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज करेक्ट आंसर। देखो क्या होता है कि जब हम पर्ट की बात करते हैं ना, तो पर्ट में दो प्रकार के हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, एक होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, दो प्रकार के हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पर्ट में। फर्स्ट इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ब्यूशन, ठीक है, और जो सेकंड होता है वो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। स्लो लग रहा हो तो आप 2x पर देखने की इसको कोशिश करो, फास्ट अच्छे से फील होगा। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसमें जो देखते हैं वो 3 प्रकार के देखते हैं, कि एक तो ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक फिजिक्समेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, स्क्रू राइट होता है, स्क्रू लेफ्ट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं, है ना। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रू लाइट, है ना, स्क्रू राइट और एंड स्क्रू लेफ्ट, ठीक है। ये दो प्रकार के हम इसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। किसमें देखते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पर्ट में, ठीक है। ये जो रहता है ये स्क्रू लेफ्ट होता है और ये स्क्रू राइट होता है, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका अगर मैं इसमें आधा मार्क यहाँ कहीं करूँ, ये कुछ करूँ, जैसे कि ये पूरा एक 50% का एरिया ये पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान लो, लेट से ये पूरा 50% है ना, मान लेना यार, क्योंकि टाइम हो जाएगा अगर मैं स्केल से बनाने का है तो। और मान लो ये एरिया 50% है, ठीक है ना, ये दोनों एरिया 50% है, तो ये जो लाइन जो रहेगी इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम वाली लाइन, है ना। यहाँ से एक्सपेक्टेड टाइम हम निकालते हैं, टी जो बोलते हैं हम, जो फॉर्मूले में देखते हैं एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला, वो यहीं से निकल कर आता है, ठीक है। ये स्क्यू लेफ्ट का है और ये स्क्यू राइट है। स्क्यू लेफ्ट है मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक का ग्राफ है, ऑप्टिमिस्टिक का, और स्क्यू राइट है मतलब ये पेसिमिस्टिक का ग्राफ है, ठीक है। टी का फॉर्मूला हमें पता ही है कि टी क्या होता है, टी होता है टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टी पी डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। टी एम क्या है, टी एम है मोस्ट लाइकली टाइम, टी पी है पेसिमिस्टिक टाइम और टी नॉट है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और ये एक्सपेक्टेड टाइम टी ई होता है, राइट। अब ये जो रहता है ये बीटा जो पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है, जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसमें कोई एक्टिविटी पर्टिकुलर एक्टिविटीज हो रही है ना, तो ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो रहती है ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, राइट। और मान लो जैसे ये यहाँ पर आकर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पर आकर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो पूरा होल प्रोजेक्ट है, ये जो होल प्रोजेक्ट फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये बात है, बस ये फर्क है वो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी इसकी इक्वेशन होती है, जो मैंने आपको आरसीसी में बताया है बहुत अच्छे से, लास्ट प्रीवियस लेक्चर आप मेरे देखोगे उसमें, तो आरसीसी में आपको मिलेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर समझाया है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द रीज फार्मूला टू डिटरमाइन द डिजाइन डिस्चार्ज फ्रॉम द कैचमेंट इज गिवन बाय। रीज फार्मूला क्या होता है, तो रीज फार्मूला c इंटू ए रेस टू द पावर 2/3 होता है, ये सही आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा और भी फॉर्मूले होते हैं, रेशनल फार्मूला जिसे हम बोलते हैं, ऑलराइट। देखो यहाँ समझो कि एक्चुअली क्या होता है कि फ्लड को जो पिक फ्लड है उसको एस्टिमेट करने की 3-4 मेथड्स होती हैं, है ना। एस्टिमेशन ऑफ फ्लड पिक,
एस्टिमेशन ऑफ फ्लड, है ना, जो पीक डिस्चार्ज निकालने के लिए तीन चार मेथड्स हैं, वो तीन चार वो कौन कौन सी है। पहली जो मेथड है वो फर्स्ट है रैशनल मेथड, रैशनल मेथड। ऑलराइट, जो सेकंड वन है वो है एम्पेरिकल फार्मूलेस कुछ दे रखे हैं, जैसे डिकन्स है या फिर रीव्स फार्मूला है ना, इंग्लिश फार्मूला है, ये सब उसमें आते हैं, एम्पेरिकल मेथड्स में आते हैं। ऑलराइट, जो थर्ड मेथड होती है वो होती है यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड, है ना, यहाँ से भी हम पिक डिस्चार्ज निकालते हैं, आपने निकाला ही होगा अगर हाइड्रोग्राफ अच्छे से सॉल्व करा है आता है तो। और जो फोर्थ है वो है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ठीक है, फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ये कुछ आईएमपी जो फ्लड एस्टिमेशन निकालने की मेथड्स हैं, ठीक। अब जो रेशनल फार्मूला है, रेशनल फार्मूला क्या बोलता है कि जो पिक डिस्चार्ज होता है वो क्यू पी इज इक्वल टू 1/1/36 इंटू एरिया इंटू पी सी इंटू के, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है, पीसी है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, एरिया ऑफ कैचमेंट की हमारा कैचमेंट का कितना एरिया है ना, जो कि हेक्टेयर्स में हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं क्योंकि नीचे 36 लिया है इन्होंने। ऑलराइट, और जो पीसी है या इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है ये काय में है, ये सेंटीमीटर पर आर में होती है, ठीक है, ये सेंटीमीटर पर आर में होती है। एरिया जो होता है वो हेक्टेयर्स में होता है, और जो के की वैल्यू, के क्या होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट, रन ऑफ कोफिशिएंट। ऑलराइट, सो ये होती है हमारी पहली रेशनल मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड, रेशनल मेथड। अब देखो नेक्स्ट से देखो, नेक्स्ट है एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल भी दो तीन प्रकार की मेथड्स होती हैं, जो दो सबसे ज़्यादा काम के फॉर्मूले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक होता है डिकन्स फार्मूला और एक होता है डिकन्स फार्मूला, और नेक्स्ट जो होती है वो होता है रीव्स फार्मूला, रीव्स फार्मूला। बस यही दो फार्मूले हमें पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो डिकन्स ने जो इक्वेशन दी है, वो जो फार्मूला बताया है डिकन्स ने, वो बताया है क्यू पी इज इक्वल टू, मैं कहाँ लिखूँ इसको, पेज इंसर्ट करना पड़ेगा। क्यू पी इज इक्वल टू, जो डिकन्स का बता रहा हूँ मैं, ए इंटू ए सी इंटू ए रेस टू द पावर 3/4, ये डिकन्स ने दिया है, ठीक है, डिकन्स फार्मूला है। और जो रीव्स का फार्मूला है वो सी इंटू ए रेस टू द पावर 2/3, ठीक है, ये रीव्स फार्मूला है, ठीक है, रीव्स फार्मूला है ये। ऑलराइट, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा आईएमपी है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश कर्व भी होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा आईएमपी नहीं है, उसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो रीव्स इक्वेशन है ये ज़्यादातर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यूज़ करी जाती है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यूज़ रीव्स इक्वेशन होती है, और नॉर्दर्न पार्ट में डिकन्स को हम यूज़ करते हैं, नॉर्दर्न पार्ट। इसको भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं कई बार क्वेश्चन। ए जो रहता है इसमें किलोमीटर स्क्वायर में ए एरिया हम एज्यूम करते हैं। इसके अलावा यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड होती है जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो तो फिर पूरी एक अलग ही मेथड है। और फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी होती है, उसमें फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हम निकालते हैं पिक डिस्चार्ज, जैसे कि उसमें भी क्या होता है कि अलग अलग फार्मूले दे रखे हैं, हेजेंस ने अलग फार्मूला दे रखा है फ्लड निकालने का, और कैलिफोर्निया फार्मूला हम देखते हैं उसमें, वो भी एक अलग फार्मूला है। तो वो सब इसके फ्लड फ्रीक्वेंसी निकालने की मेथड्स हैं उसमें, ठीक है। फिर वहाँ से आगे डिपेंडेंसी आती है और ये आती है, अभी हमें इतना गहराई में नहीं जाना है, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। वेबल्स फार्मूला और ये सब होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी इसने बोला है कि ये चार स्टेटमेंट इसने दे रखे हैं और बोल रहा है कि अ रिकवरी रेशो ऑफ लेस देन 1 इम्प्लाइज दैट सॉइल इज कंप्रेस्ड, बिल्कुल सही है। रिकवरी रेशो अगर 1 से लेस होता है तो जो सॉइल रहती है वो कंप्रेस होती है, बिल्कुल सही है। एंड द रिकवरी रेशो ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज दैट सॉइल हैज स्वेल्ड, ये भी सही है, दोनों बात सही है इसकी। रिकवरी रेशो में यही होता है, रिकवरी रेशो यही होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। द मैक्सिमम एवरेज
एवरेज डेप्थ ड्यू टू वन स्ट्रोम ओवर एन एरिया ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर इज 100 mm, है ना। वन डे स्टॉर्म जो हुआ है 100 किलोमीटर स्क्वायर में, वो कितना हुआ है, 100 mm का पानी हुआ है। डीएडी कर्व उसने गिवन दे रखा है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व इंडिकेट्स दैट फॉर द सेम एरिया ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ऑफ 3 आर स्टॉर्म इज, तीन आर के स्टॉर्म की क्या डेप्थ होगी। तो देखो डेप्थ ड्यूरेशन कर्व आपको अगर पता होगा बहुत अच्छे से तो ही मतलब समझ पाओगे, और नहीं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी इसको कर सकते हैं हम। डेप्थ ड्यूरेशन कर्व ऐसा होता है कि ये अगर इस तरफ एरिया है, ठीक है, इस तरफ एरिया है और इस तरफ डेप्थ है, मान लो लेट्स से इस तरफ डेप्थ है, तो जो डेप्थ ड्यूरेशन कर्व होता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ठीक है। कॉनकेव आउटवर्ड साइड होता है, इसमें कॉनकेव ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये डीएडी कर्व होता है, डीएडी कर्व होता है, ठीक। अब ये क्यों यूज़ करते हैं, जिसमें यहाँ पर टाइम होता है, ये मान लो 24 है, ये 12 कर देता हूँ मैं, इसको 6 कर देता हूँ, इसको t = 3 कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्यों यूज़ करते हैं डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व को, तो इसको एक चीज़ ये समझो, जैसे कि क्या होता है कि लेट से ये कोई हमारा एरिया है ना। अब हमने यहाँ पर हमारा रेन गेज हमने यहाँ लगा रखा है, तो अब जो रेनफॉल हो रही है, तो मान लो इस पूरे एरिया पर रेनफॉल हो रही है, लेकिन जो रेन गेज है वो तो सिर्फ यहीं पर ही लगा हुआ है ना। तो जो रेन गेज यहाँ पर लगा हुआ है तो वो यहाँ की ही रेनफॉल बता रहा है, इस पूरे एरिया की नहीं बता रहा है। तो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन डीएडी कर्व से हम क्या करते हैं कि ये जो यहाँ की रेनफॉल को हम पूरे एरिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर लोकेशन की रेनफॉल से हम पूरे एरिया की रेनफॉल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना टोटल उसमें कन्वर्ट कर दिया है, कितना टोटल पूरे एरिया में हुआ है, रेनफॉल हुआ है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, डीएडी कर्व यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक मैक्सिमाइजिंग एनवेलप कर्व होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या देखो, वो क्वेश्चन के हिसाब से वो ये बोल रहा है कि अगर सेम एरिया रहा, अगर पर्टिकुलर एरिया सेम रहा, तो एक दिन में है ना 24 आवर में उसने बताया कि 100 mm जो हुई है वो बारिश हुई है 24 आवर के अंदर। तो वो बोल रहा है कि 3 आवर के अंदर कितने बारिश होगी, तो ऑब्वियसली लेस देन 100 mm बारिश होगी, लेस देन 100 mm बारिश होगी, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ऑब्वियसली। ऑलराइट, अब इसकी एक इक्वेशन है जो कि बहुत काम की है, हो सकता है कि वो इस साल ये इक्वेशन पूछ ले, डीएडी कर्व की वो इक्वेशन पूछ ले, तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए डीएडी कर्व की इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर याद कर लो उसको, P = P0 e पावर माइनस k डिवाइडेड बाय a⁻n, ठीक है। तो ये इक्वेशन है डीएडी कर्व की, जिसमें कि जो P है वो जो P0 है ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल है इन सेंटीमीटर्स में, रेनफॉल इन सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारा जो P निकल कर आएगा ये भी सेंटीमीटर में ही निकल कर आएगा, और ये जो P है ये एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल, ठीक। और ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ की हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितनी है, और इसी इक्वेशन को जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हम एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर एरिया निकाल लेंगे, ओवर कितने एरिया में है। जो ए एरिया है किस में है, वो है किलोमीटर स्क्वायर में, एरिया जो है वो किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर है। सो आई होप आपको यहाँ तक आपने एंजॉय करा होगा लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर है मैं वो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, कल ही अपलोड कर दूँगा, जिसमें कि हम नेक्स्ट टाइम हमारे आगे 20 तक हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं 20 से 30 तक आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, 21 से 30 तक आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कवर करवाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट, थैंक यू।